नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस। सीवान में पीएम मोदी खुली गाड़ी से मंच तक पहुंचे। 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। पटना गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। यूपी को मिला नया एक्सप्रेसवे। सीएम योगी बोले पूर्वांचल से दिल्ली तक सुगम सफर। एयर इंडिया की आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल। वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में 84 उड़ानें रद्द। वहीं स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलेकर एंडरसन ट्रॉफी पहला टेस्ट आज से शुरू। इसके साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश। घरों दुकानों में पानी भरा और यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। 3 दिन में दिल्ली हरियाणा पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच आ रही है बड़ी खबर पूना से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में उजनी का पानी भंडारण तेजी से बढ़ा है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पूना से, महाराष्ट्र से ये खबर आपको बता रहे हैं। 44 वर्षों के इतिहास में पहली बार बढ़ा है इतना ज्यादा पानी भंडारण तेजी से बढ़ा। और 44 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतना अधिक पानी भर गया है। साथ ही जून में उजनी से पानी का निर्वहन होगा। अभी 90% जल जलाशय भरा हुआ है और उजनी बांध 62% भरा हुआ है। आज की बात कर लें तो 11,600 क्यूसेक से उजनी से जल छोड़ा जाएगा। वहीं उजनी बांध प्रशासन ने जारी की है चेतावनी, जल्द ही उजनी बांध 100% भर जाएगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर और बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं महाराष्ट्र से। ये खबर महाराष्ट्र के पूना से ये खबर आपको बता रहे हैं उजनी बांध, चूंकि ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के उजनी बांध की। 44 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतनी अधिक संख्या में चूंकि देखा जा रहा है कि पानी का भराव देखा जा सकता है। साथ ही साथ अभी 90% जल जलाशय भरा हुआ है। ये उफान पर बांध देखा जा सकता है। उजनी बांध की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 62% उजनी बांध चुकी भरा हुआ है। वहीं आज 11,600 क्यूसेक से उजनी बांध भरा हुआ है और उजनी बांध प्रशासन ने भी चेतावनी चूंकि जारी कर दी है। पूना से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और इसके साथ ही साथ जल्द ही उजनी बांध 100% भर जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ भंडारण तेज गति से हो रहा है इस बांध में। 46 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब उजनी बांध में इतनी भारी तादाद में पानी का भराव देखा जा रहा है। तो अभी 90% जल जलाशय भरा हुआ है। महाराष्ट्र में पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर नासिक जिले में भारी बारिश चल रही है। इस बारिश की वजह से जो सिटी का जो पानी है वो नदी में छोड़ना भी शुरू हो चुका है। अब देख रहे हैं मेरे पीछे जो उजनी डैम है, उजनी डैम के ऊपर 10 से 12 और डैम है। उस डैम से पूरा पानी उजनी में आ रहा है और उजनी में जो पानी आने का जो फ्लो है और सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से आने वाले अभी 3 बजे 1600 क्यूसेक से और 5 बजे साधारण 1000 क्यूसेक से यहाँ से पानी छोड़ने वाले हैं। ऐसे उजनी डैम के जो प्राधिकरण है उन्होंने अपने नोट में बताया। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो उजनी डैम है उनके इतिहास यानी 46 ईयर्स में पहली बार उजनी डैम जून में पूरा हो चुका है। अभी उजनी डैम में लाइव जो स्टॉक है वो वाटर का 97 टीएमसी पानी अभी आ चुका है, अभी हो चुका है। और जो देख रहे हैं अब तो 62% यानी 62% वो डैम अभी पानी से भर चुका है। अभी आने वाले 1-2 घंटे में पानी 1600 क्यूसेक से और 5 बजे 10,000 क्यूसेक से छोड़ने वाले हैं। उजनी डैम की जो प्राधिकरण है उनके तरफ से सभी किसानों को या जो उजनी डैम के नीचे जो लोग हैं जो किसान उनको सतर्क किया है कि पानी छोड़ने वाले हैं। और आप आपकी जो उजनी डैम में जो आपके जो कोई अंदर जो कुछ हो गया तो आप उसके जिम्मेदार रहेंगे, इसके लिए उसने अलर्ट किया है। तो आने वाले समय उजनी डैम सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में सबसे फेमस है, जो ज़्यादा जो वाटर स्टॉक है यानी 123 टीएमसी का पूरा डैम है वो आने वाले कुछ महीने में अभी भर चुके हैं।
जितेंद्र जाधव, के न्यूज इंडिया, पुणे। और आज बिहार को विकास की नई सौगात मिली है। एक ही मंच से हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य का भविष्य उज्जवल होगा और बिहार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी है, जिनका सीधा लाभ आम लोगों को भी मिल सकेगा। महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और वही अंबाला में सैकड़ों अमन पसंद लोगों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए शांति का संदेश दिया और गाजा में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। बस स्टैंड पर आयोजित नागरिक सभा में मजदूर, किसान और पेंशनर्स संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देने और हादसे की निष्पक्ष जांच करने की प्रस्ताव से शुरू हुई। सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड और अग्रसेन चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर इजरायल और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके हाथों में प्ले कार्ड और विरोध के पोस्टर थे। वक्ताओं ने कहा कि भारत का पारंपरिक रुख फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में यह नीति बदल दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी को आलोचना का विषय बताया। नेताओं ने इजरायल पर गाजा में महिलाओं, बच्चों समेत 55,000 से अधिक नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि युद्ध मानवता के खिलाफ है। साम्राज्यवाद दुनिया को हिंसा और विनाश की ओर ले जा रहा है, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में
दुनिया भर में चल रहे युद्ध बंद हो, दुनिया भर में चल रहे युद्ध बंद हो, आतंकवादी इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिट्ठू इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, दुनिया भर में चल रहे। रेवाड़ी से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जिसने न केवल पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए बल्कि सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर कर दिया। बीते 6 जून को रेवाड़ी के धारूहेड़ा सेक्टर 6 में पलवल निवासी योगेश ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसे शव को परिजनों को भी सौंप दिया। मामला बंद हो गया है और लेकिन असली चौंकाने वाली परतें तो अब खुल रही हैं। कल यानी कि देखा जा रहा है कि 21 जून को जब मृतक योगेश का पिता किराए के कमरे में उसका सामान लेने पहुंचा तो कमरे में तेज बदबू महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने बेड खोला, एक सड़ा गला महिला का शव मिला। यह वही कमरा था जहां पर उनके बेटे ने जान दी थी और पुलिस जांच कर चुकी थी। पलवल के रहने वाले और मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ। बस इतना ही था जी, और हमें कुछ नहीं पता है। बेटा क्या काम करता था? अपना प्राइवेट नौकरी करता था किसी अस्पताल में? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी करता था। भाई जी हमारे पास मार्च में करीब आए थे परिवार समेत रेंट पे किराया लेने के मकान किराया लेने के लिए। तो हमने इनको दे दिया, आईडी इनकी ले ली थी। उसके बाद 4-5 महीने रहे से अच्छी तरह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे? ये 3 बच्चे थे और 2 मियाँ भी थी, 5 लोग थे। तो कितनी तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये किया सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून। रोहतक से खबर आ रही है जहां पर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हाउस के पास की ये घटना, खुद ही अपनी कनपट्टी से पिस्तौल सटाकर गोली चलाई और झज्जर में तैनात है सब इंस्पेक्टर रोहतक पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसआई पवन रोहतक के गांव सुडाना के रहने वाले थे, ऐसा बताया जा रहा है। रोहतक से आपको एक खबर बता रहे हैं, अपनी ही पिस्तौल से कनपट्टी में गोली सटाकर चलाई और आत्महत्या कर ली। खुद ही अपनी कनपट्टी में पिस्तौल लगाई थी सब इंस्पेक्टर ने। चूंकि देखा जा रहा है पारिवारिक विवाद बताया जा रहा था, घरेलू कलेश के चलते आत्महत्या की ये पूरी कहानी जो निकल कर आई है सामने। रोहतक से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर रोहतक से बता रहे हैं आपको, हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है। आज सुबह 8:35 के लगभग पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बंदे ने मोर्चरी हाउस के नज़दीक पीजीआई में सुसाइड किया गोली मार के। तो उसके बाद मौके पर आने के बाद जब उसका पता किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो हमारा झज्जर पुलिस से सीआईए जवान सब इंस्पेक्टर पवन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया। कारण क्या सर? अभी कारण उनके घर वाले देंगे लिख के, शिकायत अभी दी नहीं है घर वालों ने,
उनको घर वाले मौके पे आ गए और उसी के बाद पता लगा। हाँ, सर्विस रिवॉल्वर से किया। कितनी गोलियां मारा? एक। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा सर कुछ? अभी नहीं, वो यहीं के वैसे जॉब उनकी झज्जर है, रहने वाले वो रहते ही यहीं पे हैं। रोहतक से खबर आ रही है जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है और अपने पिस्तौल से ही गोली चला दी। झज्जर में तैनात था ये सब इंस्पेक्टर। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, चूंकि जानकारी दे रहे थे और सुसाइड के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। घरेलू कारणों से मानसिक रूप से परेशान था। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हाउस की ये घटना बताई जा रही है। घरेलू कारणों से मानसिक रूप से परेशान था सब इंस्पेक्टर और आत्महत्या कर ली है। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हाउस का ये मामला। तो अपनी ही पिस्तौल से गोली चलाई है कनपट्टी से सटाकर। और सब इंस्पेक्टर चूंकि झज्जर में तैनात था। तो घरेलू कारणों से था मानसिक रूप से परेशान। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हाउस की एक घटना बता रहे हैं आपको। रोहतक से एक खबर, पुलिस इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है। और इस बीच आ रही है चंदौली से खबर, बता देते हैं आपको। चंदौली से आपको एक खबर बता रहे हैं। सेना के शौर्य पर उठाए सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को बताया जुमला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा है। चंदौली से आपको एक खबर बता रहे हैं। पूछा है घटना में शामिल कितने आतंकवादी मारे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या उन आतंकवादियों की पहचान हुई है? ये बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और जवाब मांगे गए हैं। शिवपाल अखिलेश पर सीएम के आरोप पर जवाब दिया है। तो कहा है भाजपा के उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से है सरकार, साथ ही जांच कराकर क्यों नहीं लटका देते फांसी पर। तो ये बड़े सवाल चूंकि देखे जा रहे हैं। चंदौली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जांच कराकर फांसी पर लटका क्यों नहीं देते। ये बड़े और गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यूपी की बीजेपी सरकार केवल बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सवाल भी पूछे गए हैं। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का ये विवादित बयान है। तो सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का ये विवादित बयान आपको सुना रहे हैं। 7 साल से लगभग हो रही है, 8 साल हो गई। 8 साल में जांच क्यों नहीं करा दिए? जांच करा के फांसी लगवा दिए होते तो समझ में आता। ये खाली जवानी जमा खर्च करके ये बात करना, ये अलग बात है। उनकी सरकार है, वो जांच करा करके लोगों को ये बताए कि नहीं यहाँ गलत हुआ। सवाल ये उठता है कि जो मारे, जो आतंकवादी थे, उसमें कै ठो मिले? आपको ये तो पता करना चाहिए कि जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी कितने उसमें से पकड़े गए, कितने का इनकाउंटर हुआ, कितने मारे गए, वो कौन थे, उनकी पहचान क्या थी, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएं। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर रहा? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर एक जुमला से ज़्यादा कुछ नहीं था।
से आपको ये खबर बता रहे हैं, अश्विनी मिश्रा इसी खबर पर हैं। अश्विनी, जिस तरह से देखा जा रहा है सपा सांसद का ये विवादित बयान, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे देश में एक सराहनीय कदम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताया गया, लेकिन ऐसे में इसे जुमला बता देना कितना सही माना जाए? ये बताना चाहेंगे कि यह फिर से सपा पक्षियों का एक सरकार पर हमला है, जबकि सेना के शौर्य पर भी एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कितने सेना द्वारा कितने साहसी कदम उठा करके पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया गया, और जिसका प्रमाण खुद ही पाकिस्तान बयां कर रहा है। आज भी विदेश मंत्री जो वहाँ के हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ के 2 सेंटरों को, सेना के सेंटरों को नष्ट नाबूद किया गया। तो इसमें सपा के द्वारा इस तरह का एक मुद्दा भटकाने और जनता को एक तरह से भारतीय भाजपा की सरकार के किए गए कार्यों को एक तरह से नकारा साबित करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। अब उसमें उनके अंदर क्या छिपा हुआ यह तो सांसद ही बताएंगे। आज चंदौली जिला मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस में जब ये जनता से मिल रहे थे तो पत्रकारों से वार्ता के दौरान इस तरह की बातें कही। जी अश्विनी, जिस तरह से ये बयान सपा सांसद की ओर से निकल कर आया है, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया इस पर आई? जैसे कि अखिलेश यादव की, वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। जी नहीं, अभी तो तत्काल का मामला है। ये 10-15 मिनट पहले की बाइट आए हैं और जिसको तुरंत न्यूज एक्सक्लूसिव चला रहा है सबसे पहले, और अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया है। निश्चित ही इस तरह के मामले में पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और भाजपा के लोग और सेना के भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये सेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के लगभग 1 अरब 40 करोड़ जनता की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल अश्विनी, ये जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ऐसे में इस तरह के विवादित बयान दे देना बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता नजर आता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चंदौली से आपको ये खबर बता रहे हैं, और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस बीच आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से खबर। मेहगांव में बेखौफ हुए बदमाश, भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के जो हौसले हैं बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े जमकर चाकूबाजी की है, वहीं एक युवक को चाकू मारकर लहूलुहान किया है, घायल किया है। तो हमले के बाद मौके से बदमाश भाग गए हैं। भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर होने से डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। तो दिन दहाड़े देखा जा रहा है कि चाकूबाजी की गई है। सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर विवाद हुआ था। मेहगांव थाना क्षेत्र में पानी की टंकी के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। भिंड से ये खबर, मेहगांव में बेखौफ हुए हैं बदमाश। तो हमले के बाद मौके से भागे हैं बदमाश। खुलेआम चाकूबाजी की ये घटना, दिन दहाड़े ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। और मुरैना से आ रही है खबर, मुरैना से बता देते हैं आपको। पहली बारिश से अस्पताल बना तालाब, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली ही बारिश ने प्रशासनिक तौर पर पोल खोलती नजर आ रही है। तस्वीरें प्रशासन की, तस्वीरें जो पोल है खोलती नजर आ रही है। मरीज बेहाल है, परेशान है, अस्पताल में भरा हुआ पानी नजर आ रहा है, तालाब बनती है तस्वीर। मरीजों में इन्फेक्शन फैलने का भी एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। पहली बारिश में स्वास्थ्य सेवाओं की चुकी पोल खुलती नजर आई है। पोरसा का सरकारी अस्पताल तालाब बना नजर आया है। मरीज भर्ती हैं, लेकिन संक्रामक रोगों के बढ़ने की भी चूंकि देखा जा रहा है खतरा भी बना हुआ है। मुरैना से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली बारिश ने स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोल दी है। तो एक और मरीज लेटे हुए, दूसरी ओर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लबालब पानी भरा हुआ वार्ड में
पहली बारिश की ये तस्वीर, जहां पर मरीज भर्ती हैं और तालाब बना अस्पताल नजर आ रहा है। तो पोरसा का ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल की ऐसी दुर्गति देखी जा रही है, जहां पर भरा हुआ है पानी, वो भी लबालब पानी भरा हुआ है। लोग जो हैं, जो वहाँ पर अटेंडेंट है, अपने जो पेशेंट है उनसे मिलने के लिए भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन अपने कपड़े को भी देखा जा रहा है कि संभालते हुए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि संक्रामक रोगों के बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो बारिश के दौरान ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में अस्पतालों की ऐसी तस्वीर निकलकर आना बेहद चिंताजनक है। शुभम कुलश्रेष्ठ मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं सामने, लबालब, चूंकि लबालब देखा जा रहा, पानी भरा हुआ है, वार्ड के अंदर की ये तस्वीर है, मरीज भर्ती है और पानी भरा हुआ है, संक्रामक रोगों के बढ़ने की भी जो भी खतरा है वो भी बना रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है तस्वीरें। जी, ये मैं बता दूं, ये पोरसा जिले का जो पोरसा तहसील का जो अस्पताल है, जो कि रोड ऊंची होने के बाद जो क्या वहाँ का जो बारिश होती है, बारिश का जो वहाँ के नाले और जो वहाँ की जो रोड है, वो उसका पानी सीधा अस्पताल के अंदर जाता है। ये अभी से नहीं, ये करीब सालों से ये चीजें बनी हुई है और इस पे प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया, ना अस्पताल प्रबंधन ने और ना कि मुरैना जिले कलेक्टर ने इस चीज पे कभी ध्यान दिया। आज की स्थिति देखा जाए तो आज फिर से ये चीजें दोबारा से निकल के आई है। जो अस्पताल में पानी जो है लबालब भरा हुआ है, वार्डों में, चैम्बरों में, और जहाँ की दवाइयों का भी ये है कि कहीं पानी में रखी हुई दिखी है। इसको देखते हुए जो वहाँ के मरीज हैं और जो वहाँ के अटेंडर है, उनका भी ये कहना है कि ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है, वार्डों को इन्फेक्शन का खतरा है और मरीजों को जो गंभीर बीमारियां लग सकती है, उसको देखते हुए काफी लापरवाही का देखने को मिला है। जी शुभम, जिस तरह से आपने बताया कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी अस्पताल है, इसे बने हुए कितना समय बीत चुका है? जी, ये करीब ये तो जी मैम काफी समय से बना हुआ है और ये पोरसा का एकमात्र जिला सरकारी अस्पताल है जहाँ पे जो गरीब लोग और जो ज्यादातर लोग वहीं पर अपना इलाज कराते आए हैं। और ये हर बारिश का ये यहाँ का सिस्टम है कि हर बारिश में सबसे पहले पोरसा अस्पताल में ही पानी भरा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं सरकारी अस्पतालों की, ये तस्वीर सरकारी अस्पताल की ये तस्वीर है। एक ओर मरीज भर्ती है, दूसरी ओर संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा देने और या न्योता देने का काम करती ये तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर अस्पताल के अंदर ही तालाब बना वार्ड नजर आ रहा है। हमीरपुर से आ रही है खबर, हमीरपुर से बता देते हैं आपको। कलयुगी बेटे ने ली अपने ही पिता की जान। हमीरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये खबर। पिता की डांट से नाराज बेटे ने सोते पिता पर हमला किया और जान ले ली है। पिता की हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया था। हमीरपुर से ये खबर बता रहे हैं, जरा सी डांट ने पिता की जान ले ली। घायल पिता ने कानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल पिता ने कानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। खबर हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर घटना को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमीरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये खबर मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी तरोस की एक घटना है, जहां पर बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली है। तो पिता की डांट से नाराज बेटे ने सोते हुए पिता पर हमला किया था, जिससे कि पिता की मौत हो गई है। आनन फानन में कानपुर रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है पिता ने। घायल पिता ने कानपुर में इलाज के दौरान तोड़ा है दम। हमीरपुर से खबर बता रहे हैं आपको खबर। सिरसा से खबर बता देते हैं, जहां पर शिवपुरी सौंदर्यकरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब नगर परिषद ने बड़ा खुलासा किया है। परिषद के एक्स-ईएन विजय कुमार गोयल ने बताया है कि शिवपुरी के सौंदर्यकरण के लिए कुल 66 लाख रुपए की
राशि जारी की गई, न कि करोड़ों की। जानकारी के मुताबिक इस राशि से 20 लाख रुपए में लकड़ी के शेड, 20 लाख में बाउंड्री वॉल और 20 लाख रुपए में 2 अन्य शेड तैयार किए गए। इसके अलावा करीब 7.5 लाख रुपए से डोम का निर्माण किया गया। परिषद के अनुसार इन सभी कार्यों के लिए ठेकेदार के माध्यम से भुगतान भी किया गया। ऑन पेपर रिकॉर्ड है। और वहीं यमुनानगर से खबर, यमुनानगर से बता देते हैं जहां पर शहीद एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बलिया निवासी कृष्ण यादव लुधियाना में मजदूरी करता था और बलिया से शहीद एक्सप्रेस में सवार होकर लौट रहा था। जैसे ही ट्रेन यमुनानगर जगाधरी स्टेशन के पास पहुंची, उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन से नीचे आ गया। घटना के बाद रेलवे पुलिस बल के अधिकारी बलजीत सिंह और राकेश कुमार ने तत्काल उसे रेलवे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो अपने सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी ट्रेन में सफ़र करें तो ध्यानपूर्वक ट्रेन में चढ़ें और ध्यानपूर्वक ही बहुत सुरक्षा से नीचे उतरें, क्योंकि आजकल जनरल गाड़ियों में धान का सीजन चला हुआ है और जो बिहार से आने वाली गाड़ियाँ हैं इनमें भीड़ ज़्यादा है। तो कृपया करके डब्बे से या ट्रेन से जब भी नीचे उतरें तो ध्यान से उतरें और जब भी चढ़ें तो ध्यानपूर्वक चढ़ें। अगर गाड़ी चल पड़ी है तो मत चढ़ें। तो सर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो गाड़ी देखो, भाई गाड़ी चल रही है तो मत चढ़ो। अगर डब्बे में भीड़ ज़्यादा है, यात्री लटक रहे हैं, तब भी मत चढ़ो। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जुमा की नमाज के बाद प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ से खबर, इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। जुमे के बाद चूंकि ये प्रदर्शन शुरू हुआ, ईरान पर इजराइल हमले का विरोध है। तो इजराइल का झंडा, ट्रंप के पोस्टर जलाए हैं। प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन, इजराइल के खिलाफ जोरदार का प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ से खबर, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान ये विरोध प्रदर्शन के सुर भी देखे जा रहे हैं। इजराइल का झंडा, ट्रंप के पोस्टर भी जलाए गए हैं। तो शिया समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है, पोस्टर भी जलाए हैं। साथ ही साथ जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है। वही बता दें कि लंबे समय से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इस बीच अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं लोगों के। साथ ही ट्रंप के पोस्टर भी जलाए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तो इजराइल का झंडा और ट्रंप के पोस्टर जलाए गए हैं। तस्वीर भी विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं आपको। शिया समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, आक्रोश अपना व्यक्त किया है। जुमे की नमाज के बाद की यह तस्वीर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्टर है उसको जलाया गया है, साथ ही साथ झंडा भी जलाया गया है। ईरान पर इजरायली हमले का ये विरोध प्रदर्शन चूंकि देखा जा रहा है, इजराइल का झंडा, ट्रंप के पोस्टर जलाए गए हैं। तो इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन लोगों का देखा जा रहा है। ईरान पर इजरायली हमले का विरोध है।
इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप के जो पोस्टर हैं उसको जलाया गया है, इजरायली झंडा भी जलाया गया है। लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जुमे की नमाज के बाद ये विरोध के सुर तेज होते नजर आए। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान ये विरोध के प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। इजराइल का झंडा और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर भी जलाया गया है जुमे की नमाज के बाद। देखिए, लखनऊ के अंदर आसिफी मस्जिद है बड़ी महाबारे के अंदर, और वहां पर आज जुमे की नमाज जब हुई थी तो तकरीबन 400 से 500 जो नमाजी थे शिया समुदाय से जुड़े हुए वो लोग पहुंचे थे। और उसके उस नमाज का होने के बाद में मौलाना कल्बे जमात जो शिया गुरु हैं उनके नेतृत्व में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया जो ईरान के ऊपर इजराइल के लोगों ने हमला किया है, वहां की सेना ने जो हमला किया है वो अमेरिका के साथ होकर के उन्होंने ये पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो गुस्सा है उन लोगों का इजराइल देश के खिलाफ, इजरायली सेना के खिलाफ, और साथ ही साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके खिलाफ। तो इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने नारे भी लगाए जो शिया समुदाय से जुड़े जो लोग थे, और डोनाल्ड ट्रंप का और साथ ही साथ इजरायली जो झंडा था उन्होंने वहां पर जला करके अपना विरोध प्रदर्शन व्याप्त किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई ऐसे जो नागरिक हैं, हिंदुस्तानी नागरिक है, वो ईरान में फंसे हुए हैं, और ऐसे में सरकार भी उनको वापस लौटाने का काम जो है वो कर रही है। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं और खास करके मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग वो इस बात को लेकर के रोष व्यक्त कर रहे हैं कि बिना किसी जरूरत के उस हमले को इजराइल द्वारा रोका नहीं जा रहा, और लगातार ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उससे वहां के लोगों की मौतें हो रही है। तो इसमें उन लोगों को कष्ट है कि बिना किसी वजह से इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया। बिल्कुल शिवा, बिना किसी वजह से हमला तो चल ही रहा है, लेकिन जो निर्दोष है वहां पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन चूंकि देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन चल रहा है। कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं उनको पता रहना चाहिए क्योंकि वो खुद ही फंसे जाएंगे। नहीं पता था घर जगह जा रहे हैं, हम कुएं के अंदर कूद जाकर कुएं के अंदर कूद जाने का खुद तो कूदा है। फंसा हुआ तो पता रहे। 1948 से पॉलिसी रही है भारत की, 1948 से जब से इजराइल वजूद में आया है। इसलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं, एक कुतिया को इसराइल से छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीजें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है। उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हो जाता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया है, फंडिंग है अमेरिका इसराइल, फंडिंग है। तो ये वो नमक हलाली नहीं कही जाती, नमक हलाली कर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें, एक अस्पताल के ऊपर बम बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फिलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल में बाकी नहीं छोड़ा। तो हम करेंगे कि वहाँ से लोगों को निकालने का इंतजाम किया जाए। 22 को तो मुलाकात हमारी। मौलाना साहब, क्या मुहर्रम में भी एहतजाज देखने को मिलेगा? मुस्लिम ममालिक, अरे मुस्लिम ममालिक क्यों कह रहे हैं उनको? ये गुलाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक, गुलाम ममालिक जो गुलाम करते वही कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। वो गिलास पानी भी पीते हैं तो आका से पूछ के पीते हैं कि मैं पानी पिए कि नहीं पिए। मौलाना साहब, गुलाम है, उनके बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। जब नॉन एग्जिस्टेंट है वो मसल है कि मादूमुल्लाह युक़बल हो, जो मादूम होता है इसके सिलसिले में कोई खबर नहीं होती। वो बिक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, स्लेब बन चुके हैं। ज्यादा उनके लिए कुछ कहना जो है। हाथ हटाओ यार। मौलाना साहब, अगर जंग जारी रही क्या मुहर्रम में भी एहतजाज देखने को मिलेगा? मुहर्रम एहतजाजी का नाम है। मुहर्रम है प्रोटेस्ट, जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट। अगर उस पर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर कब होगा? सर, भारत की भूमिका कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले में? भूमिका बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। वो अत्याचारों का साथ दे रहा है, वो जुल्म का साथ दे रहा है, जबकि ये हमें गलत है पॉलिसी। आप जो अटल बिहारी जी की पॉलिसी थी वही पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को भी आज की अपनाना चाहिए। यही हमारा कहना है। यमुनानगर से खबर। जोगादरी नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर रामपाल ने तहसील ऑफिस में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।
उन्होंने कहा कि मेयर पद पर रहते हुए आम जनता के कई काम करवाए, लेकिन अब अपने काम के लिए जब तहसील ऑफिस में गए तो उनसे सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि तहसील में कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा। जब उनके साथ ये आलम है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक छोटे से काम के लिए भी उनसे तहसील का क्लर्क रिश्वत मांग रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बावल रोड स्थित AR होटल में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 से अधिक लड़कियों को पकड़ा है, जिन्हें कथित रूप से देह व्यापार के लिए बुलाया गया था। साथ ही होटल के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई रेवाड़ी DSP डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में की गई। पुलिस को शिकायत मिली थी कि होटल में व्हाट्सएप चैट के जरिए लड़कियों की डील की जा रही थी। शिकायत की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक डमी ग्राहक भेजा, जिससे सौदा फिक्स कराया गया। सूत्रों के मुताबिक होटल का कमरा 300 रुपए और लड़की की डील 1500 रुपए में तय की जा रही थी। सौदे की पुष्टि होते ही पुलिस ने रेड कर दी और एक लड़की डमी ग्राहक के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई, जबकि बाकी 4 लड़कियों को होटल के बेसमेंट से बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल का CCTV फुटेज भी कब्जे में ले लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही होटल मालिक मौके से फरार हो गए और जिसकी तलाश की जा रही है। रेवाड़ी SP IPS हेमेंद्र मीणा ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई रेवाड़ी में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत है और पुलिस ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में जुटी है। काफ़ी दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी देह व्यापार की, जो कि आज हमें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली। सूचना के बाद यहाँ पे लोकल SHO और मेरे द्वारा रेड की गई और हमने एक कपल को अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, जो इनकी चैट हुई है व्हाट्सएप पे, चैट में कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन की बात हुई है। उसके बाद जो ये लड़की है इसको होटल में भेजा गया है और उसके बाद जो हमें सूचना मिली, हमें दोनों को अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। अमूमन कई बार देखा जाए कपल्स भी होते हैं या ये फिर पैसे देके बोले, जैसे आपने बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सूचना हमारे पास पैसे के लेन देन के कारण लड़की यहाँ पे जो बुलाई गई थी, पैसे दे के बुलाई गई थी। वही प्रूफ हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास आई थी और वही हमें अभी जो अंदर पूछताछ की है, यही तथ्य साफ। और पटियाला के प्राचीन श्री काली देवी मंदिर के तालाब में अब श्रद्धालुओं को मिलेगा मीठा पानी। दशकों की उपेक्षा के बाद पंजाब सरकार ने मंदिर सरोवर में जल आपूर्ति के लिए 70 लाख रुपए की योजना शुरू की। जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने पूजा अर्चना कर पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 1 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन महारानी क्लब से मंदिर तक बिछाई जा रही है, जिससे कि अगले 2 महीने में सरोवर में ताजा पानी पहुंचेगा और इसके साथ ही मंदिर परिसर की जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का भी कार्य तय समय में पूरा किया जाएगा। चारों ओर हेरिटेज स्ट्रीट बनाई जाएगी ताकि यह स्थल श्रद्धा के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सके। पाइपलाइन पैनी है तो 85 लाख रुपए जो इस खर्चा होना तो बहुत जल्दी 2 महीने करके तैयार करना। देखो सारा प्रोजेक्ट अपना जी सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट ऐलान करते सी, लारे लाते सी। पहली सरकार है जी वादे नहीं करती सी, गारंटियां दिंदी है, तो जी काम शुरुआत करते हैं उन्होंने जल्दी कंप्लीट करके दोबारा फिर आवांगे। महामाई की कृपा नाल महामाई तो आशीर्वाद लैन आवांगे। तुहाडा सारा का भी धन्यवाद कि तुसीं अज सारे साडे मीडिया वाले वीर सारे पहुंचे।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस आजमगढ़ ने उन्हें मुख्यमंत्री और सांसद तक बना दिया, लेकिन वह ना तो यहां विश्वविद्यालय बना पाए, ना ही एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने सपा शासनकाल के एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर भी निशाना साधा और कहा कि 2016 में 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे टेंडर किया गया, लेकिन इसमें डकैती डाली गई। उन्होंने कहा कि अब वही लोग ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अखिलेश की पार्टी मुंबई की डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड से साठ-गांठ करती है। बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, निरुआ सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता, और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के सिवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी, तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया, और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा शिक्षकों का शोषण हो रहा है। देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी लौटने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार इन बातों को समझने की जगह सिर्फ डिजिटल निगरानी को थोप रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जर्जर है और कई बार इंटरनेट की समस्या के चलते डिजिटल अटेंडेंस भी समय से नहीं लग पाती। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन विभागों में सच में डिजिटल निगरानी होनी चाहिए, वहां तो अब तक अटेंडेंस सिस्टम भी नहीं लगा है। लेकिन आपका शिक्षक क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक हो, कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं
और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।